In the last class we left at consideration. ठीक है, what is consideration? Something in return, right? Something in return, it could be cash or kind, right? Fully cash, fully kind, or partly cash, partly kind. Any combination can be there. All right. Then we studied some exceptions to a contract which can be made even without consideration, right? कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कि बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड होते हैं. अदरवाइज ऑल द अदर कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर मेड आर रिक्वायरिंग कंसिडरेशन, मतलब समथिंग इन रिटर्न, राइट? मैंने आपको फोन दिया, आपने मुझे इन रिटर्न में बुक दी. इफ वी आर बोथ ओके विद दैट ट्रांजैक्शन देन दैट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. एक्सेप्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? What was there in charity? A contract. Let's say I have agreed to a charitable organization कि मैं पर मंथ 10,000 रुपये उनको दूंगी. इस प्रॉमिस के आधार पे उन्होंने कुछ काम करना शुरू कर दिया है. लेट्स से कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्क फॉर द ऑर्फनेज, जिसको मैंने प्रॉमिस किया है, राइट? अब अगर मैं अगली बार जाती हूँ महीने में, मैं बोलती हूँ कि चलो नेक्स्ट मंथ इफ आई गो, मैं बोलती हूँ कि मैं कोई पेमेंट ही नहीं करूँगी या फिर मैं कम पेमेंट करूँगी, देन द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कैन स्यू मी. क्यों? क्योंकि वो दिखाएंगे कि आपके प्रॉमिस, पिछले महीने के प्रॉमिस के बेसिस पे उन्होंने कुछ काम करना शुरू कर दिया है. हेंस नाउ आई एम लायबल टू पे 10,000 पर मंथ एज अग्रीड. ठीक है. और कोई एक्सेप्शन? Contracts of agency require agent and principal is there in the contract of agency, and they do not require consideration. It is not compulsory for the agent to get consideration from the principal for agent to make principal liable. ठीक है, ये हम एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में कंप्लीट में करेंगे. एजेंसी जैसे आपको बोलते हैं ना, एजेंट, ये किसी का एजेंट है. लेट्स से देयर इज अ प्रिंसिपल, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपने अंडर कुछ एजेंट अपॉइंट किए गए हैं फॉर, एंड दीज एजेंट सर्व द क्लाइंट्स. प्रिंसिपल डायरेक्टली डू नॉट सर्व द क्लाइंट, एजेंट सर्व्स द क्लाइंट्स, राइट? सो फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ एजेंट which the agent is doing within his scope of authority provided by the principal, for all those acts principal is liable. For the acts that the agent do beyond his authority, for those beyond वाले acts agent himself is liable. ठीक है. So for these type of contracts it is not compulsory for the agent to get consideration. It is assumed कि हाँ ये agent principal के behalf पे काम कर रहा है. ठीक है. Third exception, contracts arising out of natural love and affection. इसके अंदर क्या होता है? The contract have to be written, have to be registered. चार चीजें, written, contract out of natural love and affection के अंदर चार चीजें कंपल्सरी हैं. Contract have to be written, लिखित में होना चाहिए. रजिस्टर्ड. तीसरा, द पार्टी शुड बी इन नियर रिलेशन. ये नहीं कि आप किसी दोस्त के लिए ऐसा कुछ कर रहे हो, नहीं, द पार्टी शुड बी इन नियर ब्लड रिलेशन, राइट? या फिर हस्बैंड वाइफ, नॉट इन ब्लड रिलेशन बट एक्चुअल लीगल रिलेशन. ठीक है. एंड इट हैज़ टू बी मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन. ठीक है. इसके अंदर आपकी बुक्स के अंदर एक केस दिया हुआ है दैट देयर वाज अ सन एंड देयर वाज अ फादर, राइट? फादर ने लिख के दिया और रजिस्टर करके दिया कि इफ़ यू स्कोर दिस मच मार्क्स, या फिर इफ़ यू डू नॉट डू दिस थिंग, या फिर इफ़ यू डू दिस थिंग देन आई विल बी गिविंग यू दिस पर्टिकुलर, लेट्स से 5,000 रुपीज़. ठीक है. अमाउंट मैं अपने आप इमेजिनरी कर रही हूँ. सन को जो भी बोला गया उसने करा. इन रिटर्न ऑफ कोर्स वो फादर को कुछ नहीं दे रहा है, वो अपने लिए ही कर रहा है जो भी कर रहा है सन. लेट्स से मार्क्स अच्छे लेके आओ, फादर को तो इन रिटर्न कुछ नहीं मिला. सो वन साइडेड कंसिडरेशन इज देयर, देयर इज नथिंग इन रिटर्न कमिंग फ्रॉम द सन, राइट?
इस केस के अंदर फादर ने जब बोला कि आपको लेट्स से अच्छे मार्क्स आने पे इतने अमाउंट मिलेगा, सन ने ये लिखा, उसको रजिस्टर करा, इट इज़ मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन एंड इट इज़ विद इन दी ब्लड रिलेशन ऑफ द पार्टीज। चारों चीज़ें अग्री होती हैं। फादर ने एट द एंड पैसे नहीं दिए, सन ने स्यू कर दिया, ठीक है, लीगल है, राइट। अब ये नहीं कि आप घर पे जाके अब यही करने शुरू जाओ कि पापा लिख के दो, फिर पढ़ेंगे। दीज थिंग्स यूज टू बी देयर, मतलब ऑफ कोर्स लिखित फॉर्म में नहीं, बट मेरा मोटिवेशन भी यही रहता था कि 90 से ऊपर मार्क्स इतने इतने पैसे, 95 से ऊपर मार्क्स इतने, उससे कम तो कुछ नहीं मिलता था। बट आई यूज टू रिकॉर्ड इट कि हाँ बताओ, मतलब तो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, वॉइस रिकॉर्डिंग, हाँ बोलो। इट इज़ रिटन होगा बट वो रजिस्टर्ड नहीं होगा इसके अंदर। यस यस, कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी मेड ओरली और रिटन। ओरली अगर है तो यू हैव टू हैव सम प्रूफ, कोई थर्ड पार्टी प्रूफ हो सकती है, सीसीटीवी प्रूफ हो सकता है, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ हो सकती है, राइट। बट ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर भी आजकल इतनी वो हो गई है कि एआई आजकल इतना आ गया है दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड प्रूफ नाउ। यस, रिटन के लिए हाँ, इट हैव टू बी रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड आप कहीं से भी लीगल स्टैंप लगवा लो, जो भी उस एक्ट के थ्रू, मैरिज एक्ट है तो फिर आप जो भी उसमें लीगल अथॉरिटी होती है उसके थ्रू रजिस्टर कराओ। आप ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट भी रजिस्टर करा सकते हो, ऑनलाइन मैरिज भी रजिस्टर करा सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन, हाँ हो सकता है। देखो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है विच हैव टू बी रजिस्टर्ड एंड रिटन, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी इवन ओरल और अनरजिस्टर्ड फॉर देम टू बी वैलिड। ये आपको अलग अलग जगह जाके एक, अब ये गूगल करके देख लिया, बाद में गूगल करके देख लेना। कुछ कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स से मैरिज, लेट्स से लैंड रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, ये सब आपको रिटर्न करने पड़ेंगे एंड रजिस्टर्ड, रिटन एंड रजिस्टर्ड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक्सेप्शन, agreement to accept less than what was agreed, agreement to accept less than what was agreed। मोर में तो दोनों पार्टी, एक पार्टी अगर ज़्यादा दे रही है दूसरी पार्टी कभी मना ही नहीं करेगी, राइट। अग्रीमेंट टू एक्सेप्ट लेस देन व्हाट वाज प्रीवियसली अग्रीड, तो इसके अंदर क्या होता है कि पहले लेट्स से आप, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रैकेट के अंदर लिख लो, फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है, कि आप डरा धमका के नहीं बोल रहे हो कि मैं आपकी 80,000 की प्रीवियसली अग्रीड बाइक 8,000 में खरीद रहा हूँ, डरा धमका के नहीं होना चाहिए। दिस ट्रांजैक्शन शुड बी इन फ्री विल जेन्युइन कंसेंट, राइट। तो अगर 80,000 की बाइक आपने प्रीवियसली अग्री करी थी खरीदने के लिए और बेचने के लिए, अब आप उसको 10,000 में बेच रहे हो, प्रोवाइडेड बोथ द पार्टीज हैव अग्रीड, तो ये ओके होगा, ठीक है। एक कंसिडरेशन के अंदर, एक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर ये बताना भूल गई, दैट कंसिडरेशन हैव टू बी देयर इवन इफ इनएडिक्वेट। ये जहाँ पे आपने समथिंग इन रिटर्न लिखा है ना, वहाँ पे ये भी लिख सकते हो, कंसिडरेशन हैव टू बी देयर इवन इफ इनएडिक्वेट, या इनएडिक्वेट अपने मतलब याद क्लिक कर जाए, ये वर्ड एक लाइन लिख लो, इट हैज़ टू बी देयर इवन इफ इनएडिक्वेट, ठीक है। लेट्स से इसकी मार्केट वर्थ है 10,000 रुपये, मैंने बोला कि 2,000 में दे दो, कंसिडरेशन है, दैट इज इंपॉर्टेंट, इवन इफ इट इज इनएडिक्वेट, नॉट मैचिंग विद द मार्केट टर्म्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक्सेप्शन, agreement to compensate for past voluntary service, agreement to compensate for past voluntary service।
अग्रीमेंट टू कॉम्पनसेट फॉर द पास्ट वॉलंटरी सर्विस, 3 चीज़ें, पास्ट, वॉलंटरी, और आप अब पे कर रहे हो इन प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 एग्जाम्पल दूंगी। फर्स्ट, लेट्स से आप टहल रहे हो, आपको एक बंगलो इंडिपेंडेंट, आसपास कुछ नहीं है, उसके घर में आग लगती हुई दिखी, आपने फायर ब्रिगेड को बुलाया, जो भी लेट्स से एम्बुलेंस को भी बुलाया क्योंकि आपको नहीं पता अंदर कोई है कि नहीं, एंड यू टुक रेमिडियल एक्शंस, जो भी आपको करने चाहिए थे, आपका कुछ अमाउंट खर्च हुआ, दिस वॉज अ वॉलंटरी सर्विस, यू कैन नॉट क्लेम फ्रॉम द ओनर ऑफ दैट बंगलो। ठीक है, बाद में जाके लेट्स से आपका रूटीन ही है कि आप पार्क के चक्कर काटते हो, बंगलो का मालिक आ गया और उसने आपको बोला बाद में, लेट्स से आज बोला कि आपने 2 महीने पहले मेरा घर बचाया था, वो 2 महीने थोड़ा मुझे सेटल वेटल करने में लग गए, नाउ आई प्रॉमिस टू पे फॉर दैट पास्ट वॉलंटरी सर्विस, तो नथिंग इज गोइंग फ्रॉम माई हैंड, उसकी साइड से ही आ रहा है, देर इज नथिंग इन रिटर्न फ्रॉम माई साइड, जिसने वो घर बचाया था पहले, राइट। सो अब अगर वो मेरी पास्ट वॉलंटरी सर्विस को कॉम्पनसेट करने के लिए रेडी हो जाता है आज, नाउ दैट पर्सन इज लायबल, और अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो आई कैन sue that party. Even if it is only an agreement and not a contract? Yes. Agreement, see agreement, legal contract, इस legal term इसके अंदर नहीं भी है तब भी कि उसने agree कर दिया है, now I can sue that party. ठीक है, दूसरी चीज़, दूसरा एग्जाम्पल, अब आप बताना कि पहले वाले एग्जाम्पल और दूसरे वाले में क्या फ़र्क है। सेकेंड एग्जाम्पल, लेट्स से देयर आर फ्लैट्स, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, आसपास आसपास, ठीक है, एक फ्लैट के अंदर आग लगी, आपने रेमिडियल एक्शंस लिए सेम जो आपने बंगलों को बचाने के लिए दिए थे, जिसके आसपास कुछ नहीं था, आप पड़ोसी हो, आपने रेमिडियल एक्शंस लिए, आपका कुछ खर्चा हुआ, वॉज दैट द पास्ट वॉलंटरी सर्विस? विल इट कम अंडर वॉलंटरी सर्विस? नहीं, आपने अपने आप को भी बचाने के लिए वो करा, ठीक है, तो यहाँ पे वॉलंटरी नहीं होगा ये एक्ट, दिस एक्ट इज इनवॉलंटरी इन नेचर, और आप उसी टाइम उस फ्लैट के ओनर से पैसे मांग सकते हो कि मैंने तुम्हारा फ्लैट बचाने के लिए ये सब खर्चा करा, क्योंकि इससे आसपास के 4 फ्लैट और हार्म हो रहे थे इंक्लूडिंग माइन, ठीक है, तो दिस इज नॉट अ वॉलंटरी सर्विस, आपने अपना नुकसान बचाने के लिए ये करा है, तो आप उस, हाँ, आप दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वॉलंटरी सर्विस। वॉलंटरी सर्विस में है कि आप जैसे चैरिटी कर रहे हो, इन रिटर्न कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, यहाँ पे यू आर एक्सपेक्टिंग लेस डैमेज टू योर हाउस, तो दिस इज नॉट अ वॉलंटरी सर्विस, आप उसी टाइम उस फ्लैट ओनर से पैसा मांग सकते हो, ठीक है, ओके। सो दीज आर सम ऑफ द एक्सेप्शंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के तरफ। चैप्टर 4, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का मतलब कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, पार्टीज विच आर एबल टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, 3 है इसके अंदर। पार्टी शुड नॉट बी अ माइनर, मतलब पार्टी शुड बी ऑफ मेजॉरिटी एज, पार्टी शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब पार्टी शुड बी ऑफ साउंड माइंड, एंड पार्टी शुड नॉट बी डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। पार्टी शुड नॉट बी अ माइनर, रिमेंबर फर्स्ट क्लास में बताया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो दिया जो नहीं है, राइट, तो बाकी सब कुछ ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसमें लिखा है कि माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, एंड पीपल विच आर अनक्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए, बाकी सब इंक्लूडेड है, ठीक है। माइनर के अंदर आप कुछ पॉइंटर्स लिख सकते हो। नंबर 1, agreement with minor are void ab initio, agreements with minor are void ab initio, शुरुआत से ही गलत, ab initio का मतलब from the beginning, from the initial stage, void का मतलब not operative in the eyes of law, agreements with minor are void ab initio, इसलिए मैंने agreement बोला, contract with minor नहीं बोला, ठीक है, agreement with minor are void ab initio। सेकेंड,
सेकंड, ये सेटअप को मत हिलाना आगे लैपटॉप को, ठीक है, उस सेटअप को मत हिलाना। सेकंड माइनर के अंदर लिखो, फर्स्ट इज वॉइड ab initio agreements, सेकंड beneficial contracts with minor are valid, beneficial contracts for minor are valid, beneficial contracts for minor are valid, माइनर के हित के लिए, माइनर के बेनिफिट के लिए अगर आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो माइनर के साथ तो वो माइनर की टर्म्स में और आपकी टर्म्स में वैलिड है। दो एग्जाम्पल, माइनर को आप लोन दे रहे हो एट एन इंटरेस्ट ऑफ 12%, दूसरा एग्जाम्पल माइनर से आप लोन ले रहे हो एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%, विच इज वैलिड, फर्स्ट या सेकेंड? सेकेंड इज वैलिड, क्योंकि आप माइनर को वापस करोगे उधार इंटरेस्ट के साथ। फर्स्ट केस के अंदर अगर माइनर आपसे लोन लेके भाग गया, यू कैन नॉट स्यू माइनर क्योंकि वो वॉइड ab initio था। सेकेंड वाला केस, आप माइनर से लोन ले रहे हो एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%, तो यहाँ पे इट इज़ अ वैलिड, क्यों? क्योंकि माइनर को वापस मिलेगा पैसा और माइनर कैन स्यू यू। देखो अगर प्राइवेटली ये अग्रीमेंट हुआ है तो ठीक है, पहले के 1872 का एक्ट है। अगर वो प्राइवेटली, जैसे प्राइवेट लेंडर्स भी तो होते हैं, प्राइवेट लेंडर्स है, माइनर है, 18 साल से कम उम्र का इंसान है, 17 साल है, 17.9 है, अबाउट टू रीच 18, हाँ, तो वो ओके है। बट अदरवाइज लोन जैसी जो डीलिंग और ट्रांजैक्शंस होती है, दोज आर विद इन द पर्व्यू ऑफ गार्जियन विद अ माइनर। Minor is getting a loan at 0% interest, then is it? नहीं, तो प्रिंसिपल तो उसको फिर भी वापस करना पड़ेगा ना, वो तो गार्जियन के थ्रू होता है, कोलैटरल होता है। लेकिन माइनर पे लागू होते हैं ना लोन्स को, हाँ, माइनर्स को ही ले रहे हैं तो फिर मतलब जब वो, हाँ, जब वो मेजॉरिटी एज के हो जाते हैं देन दे स्टार्ट अर्निंग, देन उसके बाद उसकी इंस्टॉलमेंट बंधना शुरू होती है। गार्डियन लीगली ऑब्लिगेबल होगा अगर वो नहीं दे पाएगा। यस, उसका कोलैटरल होगा, घर गिरवी रख के जाते हैं लोग बाहर पढ़ने। बिना कोलैटरल के आपको माइनर को लोन नहीं दे सकते, स्टूडेंट लोन ही हो चाहे वो, कोई भी लोन नहीं दे सकते बिना कोलैटरल के। आफ्टर, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट, नो रैटिफिकेशन, माइनर के केस में ही नो रैटिफिकेशन on attaining age of majority, no ratification on attaining age of majority, no ratification on attaining age of majority। ratification का मतलब होता है subsequent adoption, subsequent adoption, subsequent adoption। नो रैटिफिकेशन ऑन अटेनिंग एज ऑफ मेजॉरिटी का मतलब है दैट लेट्स से माइनर पार्टनर था पहले, राइट, माइनर कैन बी अ पार्टनर येस फॉर गेन्स ओनली, नॉट फॉर लॉसेस, बेनिफिशियल अग्रीमेंट्स वाले पॉइंट के अंदर आप वो भी कर सकते हो। माइनर कैन बी अ पार्टनर येस ओनली फॉर द गेन्स नॉट द लॉसेस। इस केस के अंदर अगर माइनर मेजर हो जाता है तो क्या सेम चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगी उस पर? नो। तो नो रैटिफिकेशन का मतलब है कि सब्सिक्वेंटली सेम चीज़ें अडॉप्ट नहीं होंगी, यू हैव टू रिवाइज द टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट माइनर के अंदर ही, माइनर एजेंट, माइनर एजेंट, माइनर एजेंट, एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज हैं मेजरली, एजेंट एंड प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल हैव टू बी समबडी हु इज केपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, एजेंट कुड बी एनीबडी, पार्टी केपेबल, पार्टी इनकेपेबल, एनीबडी। तो लेट्स से यहाँ पे एजेंट आ गया आपका माइनर, ठीक है। इस केस के अंदर क्या होगा, फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ
agent done within and beyond his authority who is a minor, principal will be liable. पहले वाले केस के अंदर हमने क्या करा था? For agent who is of sound mind, who is majority, who is not disqualified. इस केस के अंदर for all the acts of agent done within the scope, principal is liable. For all the acts of agent done beyond the scope, agent is liable. यहाँ पर क्या बोल रही हूँ मैं कि minor agent है. Minor agent के केस में all the acts of minor agent done within and beyond his capacity, principal is liable. ठीक है, गलती किसकी है? प्रिंसिपल की, कि आपने माइनर एजेंट को क्यों अपॉइंट कर रखा हुआ है. तो वो तो बियॉन्ड जाएगा ही अपनी अथॉरिटी के, क्योंकि उसकी रैशनल जजमेंट कैपेसिटी नहीं है थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग की, तो इसलिए बियॉन्ड जा सकता है. बियॉन्ड जाता है तो भी प्रिंसिपल लायबल है, राइट. अदरवाइज एजेंट अगर बियॉन्ड जाता है तो वो खुद लायबल होता है. माइनर एजेंट बियॉन्ड जाता है, प्रिंसिपल लायबल होता है. ठीक है, माइनर में अगला पॉइंट, माइनर्स लायबिलिटी फॉर necessities. Minors liability for necessities. Minor की liability for necessities provided to him or her. Minor's liability for necessities provided to him or her. हाँ, मुझे याद आया, मैंने हर भी बोल दिया. माइनर कुड बी एनीबडी ऑफ कोर्स. पर्सन बिलो द एज ऑफ 18, पर्सन. ठीक है, पर्सन कुड बी एनीबडी. ओके, इस केस के अंदर फॉर एग्जांपल देयर इज अ माइनर, उसका कोई गार्जियन है. गार्जियन उसको मेंटेनेंस के लिए, उसकी देख रेख के लिए उसके ऊपर कुछ खर्चा करता है, नेसेसिटीज़ के लिए कुछ खर्चा करता है. तो वो नेसेसिटीज़ का पैसा माइनर के बैंक अकाउंट या फिर प्रॉपर्टी में से लिया जा सकता है, अगर है तो. अगर नहीं है तो नहीं लिया जा सकता. बट इसके अंदर अगर आप एक्स्ट्रावेगेंटली लग्जूरियस लाइफस्टाइल दे रहे हो माइनर को, नेसेसिटीज़ नहीं है, तो आप एक्स्ट्रा जो खर्चा है आप वो नहीं ले सकते उसकी प्रॉपर्टी में से. लॉ डिफाइन करेगा, कोड डिफाइन करेगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए पीछे से चलता आ रहा है ये, दिस इज द नेसेसिटीज़. ये नहीं कि आप उसको जीडी गोइंका से सरकारी स्कूल में डाल दो. ठीक है, तो नेसेसिटीज़ पर्सन टू पर्सन डिफाइंड होता है नेसेसिटीज़ क्या है. ठीक है, हर केस के अंदर ये होता है. अब मैरिज के अंदर भी कितना मंथली खर्चा जाना है वो भी तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, राइट. उनकी कंडीशंस देख के, उनके मेडिकल कंडीशन देख के, लाइफस्टाइल को देख के उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो यहाँ पे भी कितना नेसेसिटीज़ है, दैट विल डिपेंड अपॉन द कोर्ट टू डिसाइड कि इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए आपने इतना एक्स्ट्रा कर दिया है, वो आपको उसकी प्रॉपर्टी में से नहीं मिलेगा. इसके अंदर तो आप ब्रैकेट में लिख लो, कैन बी क्लेम्ड ओनली फ्रॉम माइनर्स प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी नहीं है तो आप क्लेम नहीं कर सकते हो, प्रॉपर्टी है तभी आप क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज नॉट. अगर आप किसी ऐसे माइनर के गार्जियन हो जिसकी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, कोई पीछे से कुछ नहीं छूट के आया है, तो आप खुद जेब से खर्चा कर रहे हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा. आप माइनर को फोर्स नहीं कर सकते कि जाके काम कर. इसमें जो प्रॉपर्टी इनहेरिट होने वाली है फ्यूचर में, उसका भी कुछ क्लेम नहीं, उसमें भी क्लेम कर सकते हो. मेजॉरिटी पे कर सकते हो. माइनर हाँ, मेजॉरिटी पे कर सकते हो. उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है जब मैरिज वो होगा, लेकिन फिर क्लेम किस पे होगी? जो उसके पास प्रॉपर्टी है या जो उसके पास प्रॉपर्टी आएगी? बोथ. कितनी उसकी रियलाइज्ड वैल्यू है प्रॉपर्टी की, अभी कितने का वो मालिक है. ठीक है, कैश हो या फिर वो प्रॉपर्टी की फॉर्म में हो. तो अभी क्या वैल्यू तय होगी या जब उसे प्रॉपर्टी मिलेगी तब तय होगी? उसका कोई है ही नहीं तो उसको मिल चुकी है. ओनली वो अभी 18 से कम का है तो वो बेच या खरीद नहीं सकता. ठीक है, तो गार्जियन को उतना पैसा, लेट्स से अभी इन कैश कुछ नहीं है, गार्जियन खर्चा करे जा रहा है, तो एक आध प्रॉपर्टी को वो बेच के उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, उससे वो खर्चा कर सकता है नेसेसिटीज़ के लिए. ओनली खर्चा भी तब करेगा जब कोर्ट उसको अप्रूव करेगा कि हाँ ये आप चीज़ बेच सकते हो और इतना पैसा आप खर्च कर सकते हो, आउट ऑफ पॉकेट ना हो.
अदरवाइज तो अगर सारी प्रॉपर्टीज़ हैं तो खर्च ही नहीं कर पाएगा, उसको तो मेजॉरिटी का वेट करना पड़ेगा। ठीक है। कैन माइनर बी एन इंसॉल्वेंट? क्वेश्चन बताओ, इंसॉल्वेंसी क्या होता है? कैन माइनर एवर बी एन इंसॉल्वेंट? येस और नो? ट्रू फॉल्स? एक्सप्लेन। कैन माइनर बी एन इंसॉल्वेंट? ये गार्जियन से अगला पॉइंट है, गार्जियन को छोड़ दो। बताओ, कैन माइनर बी एन इंसॉल्वेंट? वाई? क्योंकि उसको उधार ही नहीं मिल सकता। मैम सॉल्वेंट ही नहीं था कभी, हाँ, कभी सॉल्वेंट ही नहीं था, मतलब लीगली अभी वो एक्सरसाइज। हमने दो केस पढ़े थे, माइनर को लोन देना, माइनर से लोन लेना। माइनर को कभी आप लोन दे ही नहीं सकते, दे भी रहे हो तो वो वॉइड एब इनिशियो अग्रीमेंट है। ठीक है, आप कभी माइनर के ऊपर केस ही फाइल नहीं कर पाओगे अगर आपको पता था कि वो माइनर है और वो आप उसको लोन दे रहे हो। ठीक है, तो माइनर कैन नेवर बी एन इंसॉल्वेंट। हाँ, सेकेंड तो अब डिपेंड करेगा सेकेंड पार्टी की ड्यू डिलिजेंस पे कि क्यों नहीं पता है। क्या माइनर ने झूठ बोला है? अगर झूठ बोला है तो माइनर एक पार्ट, क्या माइनर ने झूठ बोला है। दूसरा पार्ट, क्या माइनर की आपने प्रॉपरली चेकिंग नहीं करी। चेकिंग इन द सेंस कि आपने उसका आधार, पैन ये सब चेक नहीं करा। ठीक है, अगर आपने चेक नहीं करा है आपकी गलती है, आपका ड्यू डिलिजेंस कमज़ोर है। अगर दूसरी चीज़, माइनर ने झूठ बोला है तो माइनर ने वो खर्चा जिस भी चीज़ के ऊपर करा है दैट कैन बी रिस्टोर्ड बैक टू दी पार्टी हु हैज़ गिवन लोन। हाँ, तो आप नहीं ले सकते। मतलब माइनर लीगली ऑब्लिगेबल नहीं होगा। हाँ, अगर वो झूठ भी बोले। मैम माइनर अगर झूठ बोल के भी कोई प्रॉपर्टी या कुछ भी ट्रांजैक्शन करवा रहा है तो उसका रिफंड नहीं बनता, क्योंकि माइनर एस्टॉपल का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है एज पर सेक्शन 39 एविडेंस। रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई टू माइनर, बट उसकी एक्सेप्शन भी है। इफ एनीथिंग इज ट्रेसेबल इन द हैंड्स ऑफ माइनर दैट हैज़ टू बी रिस्टोर्ड बैक। ट्रेसेबल इन द सेंस, अगर मोटरसाइकिल खड़ी है, आपको पता है आपने उधार दिया, मोटरसाइकिल खड़ी है, तो वापस ले लोगे आप। बट अगर उसने कोई वो ट्रांजैक्शन में आकर के वो खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया, एग्जैक्टली वॉट ही वॉज सेइंग कि पेरिशेबल गुड्स है, कंज्यूम कर लिए, एक्सपीरियंसेस है, वर्ल्ड टूर करके आ गया, दैट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड बैक, राइट? ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अनसाउंड माइंड। माइनर डन। अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड कौन होता है? पर्सन हु इज नॉट एबल टू टेक रैशनल डिसीजंस। अनसाउंड माइंड का मतलब यही नहीं है कि उसकी दिमागी हालत ख़राब है। येस, एक उसका मतलब ये भी है, दूसरा और भी मतलब हो सकता है। लाइक मैंने पिछली क्लास में बताया था, वेरी हाई फीवर, डेरिलियस फीवर, कि इतना ज़्यादा फीवर है कि उसको हेलुसिनेशंस हो रही हैं, राइट? दैट पर्सन इज नॉट एबल टू टेक रैशनल डिसीजंस कि कौन उससे साइन करवा रहा है, राइट? या फिर पर्सन इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल, राइट? तब आप उससे साइन नहीं करा सकते। दैट पर्सन इज कंसिडर्ड इन द अनसाउंड माइंड स्टेट। ठीक है, ऑफ कोर्स एवरीथिंग हैज़ टू बी बैक्ड अप बाय द प्रूफ्स कि इस टाइम पे मैं अनसाउंड माइंड में थी, इसलिए वो जो साइन है वो वॉइड प्रूफ किया जाए, वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए। आई हैव टू प्रूव। ठीक है, इसके अंदर भी आप लिख सकते हो तीन चीज़ें यही, मेंटल स्टेट, फीवर, influence of drugs, alcohol, everything comes under unsound mind. Unsound mind. Unsound mind के contracts are void ab initio, void ab initio, hold no value in the eyes of law. Void ab initio का मतलब शुरू से गलत है, hold no value in the eyes of law. डोर बंद कर देना। ओके, थर्ड, पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिख लो। नंबर 1, एलियन एनिमी। एलियन एनिमी, एलियन एनिमी, एलियन मतलब इंडियन टेरिटोरियल बॉर्डर्स के बाहर, एनिमी मतलब वॉर कंडीशंस। ठीक है, इसको हमने बहुत बार डिस्कस कर भी लिया है पहले भी। तो ड्यूरिंग द वॉर all the contracts which were previously operable now becomes
void. After the war, both the parties can shake hands and revive their contracts if both the parties agree to it. ठीक है? Countries we consider alien friends too, or all of the countries are considered alien enemies? क्या दोबारा बोलो? एलियन फ्रेंड्स भी ऑफ कोर्स होते ही हैं, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स होते हैं आपके उनके साथ, राइट आप दोनों कंट्रीज डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स होते हैं अगर आपकी फ्रेंडली रिलेशंस है कंट्रीज के साथ, तो राइट My country had a war with another country and I have a contract with some person in that country. यस वॉइड. During the war, I don't want it to be void. The person doesn't want it to be void. नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, एनीथिंग कुड कम, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करोगे कार्टन में कुछ भी आ सकता है, राइट. नेशनल सिक्योरिटी इशू को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहे पार्टीज अग्री हो बट कंट्रीज आर एट वॉर, कॉन्ट्रैक्ट विल बी हॉल्टेड फॉर द मीन वाइल, हेंस वॉइड. मैम अगर एक कंट्री एनेक्स हो जाती है दूसरी कंट्री में, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट अभी पहले बना है? रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको. कंपनीज मर्ज होती हैं या कंट्रीज, आपको कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बनाना पड़ेगा टाइटल चेंज करके. और अगर फर्स्ट पार्टी नहीं रही, इस वजह से डेथ हो गई या फिर वॉर के दौरान, तो क्या सेकंड पार्टी, फिर वॉर खत्म होती है तो क्या सेकंड पार्टी क्लेम कर सकती है एग्रीमेंट को? वॉर के दौरान अगर पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है, पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, ऑफ कोर्स पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपने पहले अग्री कर लिया था कि 2 साल के बाद आप मेरे बर्थडे पे मेरी पेंटिंग बनाओगे. पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वही बंदा आके बनाएगा. ये कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड. पैसा अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको मिला है, दिया है, वो वापस हो जाएगा. बाकी के कॉन्ट्रैक्ट्स, लेट्स से आपने किसी कंपनी के साथ डीलिंग करी है, उसके एमडी के साथ डीलिंग करी है, एमडी की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द वॉर, तो कंपनी तो है. नहीं, अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है ड्यूरिंग द वॉर, तो जो उसकी एसेट्स होंगे क्या वो सेकंड पार्टी क्लेम कर सकती है आफ्टर वॉर? अब उसमें भी वो है ना, सुपीरियरिटी वो है कि पहले सिक्योर्ड डेट आएगा, फिर अनसिक्योर्ड डेट आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स, देन इक्विटी शेयर्स. तो ऑर्डर में आप कौन से ऑर्डर में फॉल करते हो? सिक्योर्ड है तो हाँ, उसके एसेट बेच के आपको पहले मिल जाएगा. ठीक है. डिस्क्वालिफाइड नंबर 1 एलियन एनिमी. सेकंड, कॉरपोरेशंस. कॉरपोरेशंस इसके अंदर लिख लो, कॉरपोरेशंस कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर. कैनॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर. कैनॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ पर्सनल नेचर. पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऑफ कोर्स कंपनी कैन नॉट अग्री टू पेंट, कंपनी कैन नॉट अग्री टू मैरी. उनका मर्जर होता है, राइट, स्ट्रैटेजिक अलायंस होता है. तो पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स कॉरपोरेशंस नहीं कर सकती. अगला मैंने लिखा है डिप्लोमैट और ब्यूरोक्रेट्स. कौन होते हैं डिप्लोमैट्स? ठीक है, दूसरी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव इन आवर नेशन. आप उनके ऊपर डायरेक्टली केस फाइल नहीं कर सकते हो, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी. तो दे हैव दिस अ शील्ड अराउंड देम. उनको एक सेफ्टी सिक्योरिटी मिलती है कि एनी पर्सन जिस भी कंट्री में वो सर्व कर रहे हैं, उस कंट्री के पर्सन्स कैन नॉट डायरेक्टली फाइल अ केस ऑन देम. दे हैव टू गो थ्रू अ लार्जर चैनल. आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी. ठीक है, ओके. अगला इसके अंदर लिखो इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट हु कैन नॉट पे बैक देयर लोन. ठीक है, ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी पे स्टे लग जाता है. प्रॉपर्टी पे स्टे लग जाता है का मतलब है दे कैन नॉट ट्रांजैक्ट, लेन देन नहीं कर सकते प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, उनको परमिशन लेनी पड़ेगी. इसलिए पर्सन्स डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, डिसक्वालिफाइड इन डीलिंग इन द प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स. ठीक है, ओके, समझ गए. नेक्स्ट हेडिंग,
समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को? ओके, नेक्स्ट हेडिंग फ्री कंसेंट। हाँ बोलो बोलो बोलो। विदाउट, हाँ ठीक है। फ्रॉड, कोercion और अनड्यू इन्फ्लुएंस ओके और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फंड्स। ओके, इसके अंदर 5 चीज़ें लिख लो कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रिमेंबर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्या क्या नहीं होना चाहिए, लिमिटिंग एक्ट। इसके अंदर लिखो क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नंबर 1 कोर्जन, फ्री कंसेंट इज देयर व्हेन दीज 5 थिंग्स आर नॉट देयर। क्या क्या? एक एक वर्ड में डिफाइन करो। व्हाट इज कोर्जन? फिजिकल और मेंटल थ्रेट कोर्जन, ठीक है। डराना धमकाना, फिजिकली हरास अब्यूज करना उसको और डरा के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना इज कोर्जन, ठीक। इसके अंदर एक लाइन और लिख लो, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्लेंटिफ। कोर्जन के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्लेंटिफ। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्लेंटिफ। दो पार्टीज होती हैं, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। जब भी केस फाइल होता है 2 पार्टीज होती हैं। वर्सेस से पहले जो लिखी जाती है पार्टी दैट इज प्लेंटिफ, वर्सेस के बाद जो लिखी जाती है दैट इज डिफेंडेंट। प्लेंटिफ का मतलब है पार्टी हु इज फाइलिंग द केस, डिफेंडेंट का मतलब है जो अपने आप को डिफेंड कर रही है, ठीक है। कोर्जन के अंदर मैंने लिखवाया दैट बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्लेंटिफ। प्लेंटिफ सफरिंग पार्टी है यहाँ पर, लेट्स से कोर्जन, मेरे ऊपर गन थी इसलिए मैंने साइन कर दिया। आई हैव टू प्रूव कि मेरे ऊपर गन थी इसलिए मैंने साइन किया। Hence I am filing the case, hence I am requesting the law to hold this particular transaction as void, ठीक है। I will be providing the proof, CCTV, third party witness, any proof, ठीक। इफेक्ट लिख लो, इफेक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स voidable। सबका ही voidable है वैसे तो, मिस्टेक को छोड़ के। इफेक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स voidable एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, मतलब सफरिंग पार्टी हेयर, एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड या फिर सफरिंग पार्टी। हाँ, डिसीव्ड पार्टी हम फ्रॉड के केस में बोलेंगे, ठीक है। हाँ बोलो। ओके, ठीक है। और इसके केस में अगर प्रूव हो जाता है क्रिमिनल लायबिलिटी इज इम्पोज्ड, क्रिमिनल लायबिलिटी इज इम्पोज्ड, ठीक है। प्रूव होने के बाद क्रिमिनल लायबिलिटी इज इम्पोज्ड, समझ गए। फिजिकल मेंटल थ्रेट, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन प्लेंटिफ, दे हैव टू प्रोवाइड अ प्रूफ कि मेरे ऊपर ये जुल्म हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स voidable ऑन द ऑप्शन ऑफ हेयर aggrieved party which is the plaintiff also, right, and criminal liability is imposed अगर defendant is not able to defend। हाँ बोलो। A contract is only void if plaintiff proves that he has been coerced. yes, then it is valid। मेरे ऊपर गन शॉट था, अब इसलिए मैंने साइन कर दिया, मैं 1 साल तक चुप ही रही, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ट्रांजैक्शन भी हो गई, ठीक है। तो voidable का मतलब ही यही है दैट इट डिपेंड्स अपॉन द सफरिंग पार्टी टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट वैलिड और void। void if I take action, valid if I choose to stay silent,
ठीक है, अगला अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस, one party uses their dominant position, one party uses their dominant position to the unfair advantage of the other. Using the dominant position, क्या हो गया? To the unfair advantage of the other. Okay. इसके अंदर अगला लिखो, pre-assumption of undue influence, pre-assumption of undue influence in the following cases, in the following cases, in the following cases, master servant, master servant, father son, doctor patient, pre-assumption of undue influence in the following cases, pre-assumption of undue influence in the following cases, Pardanashi woman, not Padma Shri. Pardanashi woman, pre-assumption in the following cases. Number 1, master servant, father son, doctor patient, illiterate and literate, Pardanashi woman, mental capacity is permanently or temporarily impaired. Impaired. Master servant, father son, doctor patient, illiterate, literate, Pardanashi woman, mental capacity is permanently or temporarily impaired. क्या दोबारा पीछे क्या बोलो, बता रही हूँ. Pardanashi woman, यहाँ पे किसका मतलब समझ नहीं आ रहा, इसी का मतलब समझ नहीं आ रहा. Pardanashi woman is basically a person who is secluded, पर्दा, right, secluded from the outside world, right. 1872 का एक्ट है. ओके, इस केस के अंदर अगर आप पर्दानशी वुमेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, आपको प्रूफ करना पड़ेगा दैट दिस पर्दानशी वुमेन और इलिटरेट पर्सन was given sufficient time to consult the outside parties, was explained everything, was not forced anything. आपको explain करना पड़ेगा अगर आप इनके साथ contract sign करते हो that you gave them sufficient time to consult the outside parties, seek advice from the others, right? You explained everything in the lucid simple manner ताकि उस इलिटरेट को समझ में आ जाए या फिर पर्दानशी वुमन को समझ में आ जाए, राइट. एंड यू डिड नॉट फोर्स योर ओपिनियंस और एनीथिंग ऑन टू देम कि अभी साइन करो, जल्दी साइन करो. आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा. मेंटल कैपेसिटी आपको हॉस्पिटल से डिफाइन हो जाएगी कि ये पर्टिकुलर पर्सन लेट्स से डाउन सिंड्रोम है.
टाइम पीरियड हो जाएगा ना, आप जब साइन करोगे तारीख भी लिखोगे, राइट। उस टाइम वो कहते हैं कि मैं उस टाइम मेंटली कैपेसिटी नहीं था जब मैं ऐसे साइन तो मेंटली अगर वो नहीं ठीक था तो उसको प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं उस टाइम पे टेम्पोरेली वॉज नॉट ओके। कैसे प्रूफ करोगे आप? हॉस्पिटल से पर्चा लेके आओगे कुछ? मतलब डिफेंडेंट की सेकंड पार्टी की रिस्पांसिबिलिटी है कि फर्स्ट पार्टी प्रूव यहाँ पर डिफेंडेंट की पार्टी है टू प्रूव कि हम ने कुछ गलत नहीं करा है। अगला पॉइंट वही लिखो, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन डिफेंडेंट। बर्डन ऑफ प्रूफ है लाइज ऑन डिफेंडेंट कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन डिफेंडेंट। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन डिफेंडेंट। ठीक है, यहाँ पे डिफेंडेंट डिफेंड करेगा खुद को कि हमने इसको एक्सप्लेन करा था, टाइम पीरियड दिया था, देखो इसकी मेंटल कैपेसिटी भी ठीक थी। अदर पार्टीज, लेट्स से प्लेंटिफ आर दीज पार्टीज, इन्होंने ऐसे ही हमारे ऊपर केस फाइल कर दिया है। प्लेंटिफ आर लेट्स से दीज पार्टीज। इसको मुझे इधर लिखना चाहिए था। ठीक है, दीज पार्टीज आर द प्लेंटिफ, डिफेंडेंट हैज टू प्रूव कि उसने कुछ गलत नहीं करा है। ओके अच्छा, इस केस के अंदर आपका कभी कभी एमसीक्यू में जो आपके इंटरनल होंगे उसमें क्वेश्चन आ सकता है, या फिर 2 मार्क्स के ट्रू फॉल्स कुछ, या फिर शॉर्ट नोट में आ सकता है कि लेट्स से आपको एक पूरा बड़ा सा एक केस एक्सप्लेन कर दिया, केस आपको समझ में आ गया अनड्यू इन्फ्लुएंस का है, राइट, बट उसके अंदर 2 पार्टीज मेंशन है विच आर हस्बैंड एंड वाइफ, राइट। यहाँ पे देयर इज नो प्री अजम्पशन, दोनों पार्टीज को आप पैरेलल लेवल पे ही देखोगे, दोनों को इक्वल प्रूफ्स देने पड़ेंगे। ठीक है, क्रेडिटर एंड डेटर दोनों पार्टीज सेम लेवल पर है, प्री अजम्पशन नहीं है, राइट। टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड दोनों सेम लेवल पर है, ठीक है, कोई प्री अजम्पशन नहीं है। ओके नेक्स्ट, फ्रॉड। फ्रॉड अब आपका आएगा डिसीविंग, कौन बोला था? हाँ, इंटेंशन टू डिसीव, इंटेंशन टू इंटेंशन टू डिसीव, डिसीव मतलब धोखा देना। ठीक है, आपका इंटेंशन है गलत किसी पार्टी के साथ करना, धोखा देना। ओके क्या एम्बिगुअस? क्या डिसीट वर्ड इज एम्बिगुअस? एम्बिगुअस का क्या मतलब होता है? एम्बिग्यूटी इज की अनक्लियर टर्म्स, वेगनेस की क्लियर नहीं है, प्रॉफिट होगा, लकी होगा, इफ आई विल बी सक्सेसफुल, क्या मतलब क्या है, क्वांटिफाई दैट। नहीं मैं, अरे भाई मैं भी एक्सप्लेन ही कर रही हूँ। ठीक है, ओके तो डिसीव इज कि आप गलत करना चाहते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में क्या एग्जाम्पल दिया था कि ये पर्टिकुलर लेट्स से एक स्पेस है विच आई वांट टू सेल या रेंट आउट। छत टपकती थी, मैंने उसको टेम्पररी सील कर दिया, सामने वाली पार्टी आई खरीदने के लिए, उसने सब कुछ देखा, ठीक है, उसने घर खरीद लिया, रेंट पे ले लिया, ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इंटेंशन था मेरा गलत करने का, इंटेंशन टू डिसीव, मैंने धोखा किया है सामने वाली पार्टी के साथ। कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट था, मैंने उसका डिफेक्ट जान के हाइड कर दिया है, उसकी एक्सपायरी डेट या फिर कुछ मैंने ऊपर से एडिट करी है जानकर, इंटेंशन है मेरा गलत करने का। ठीक है, तो ये हो गया फ्रॉड, राइट। इसके अंदर लिखो
इंटेंशन टू डिसीव हो गया, प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन और हाइडिंग मटीरियल इंफॉर्मेशन, providing false information or hiding material information, मटीरियल का मतलब इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आपने कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बताई नहीं या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ हाइड कर दी, फ्रॉड, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर वो बता दी जाती तो शायद आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन डिफेंडेंट, burden of proof lies on defendant, फिर आपकी बुक्स में एक चीज आती है फ्रॉड के अंदर ही लिखी हुई, क्या? बहुत सारे, बहुत, टोटल 14 कौन पूछ रहा है ऐसे? सेक्शंस कितनी है? मतलब यूनिट्स कितने सेक्शन आप, या तो आप ये पूछो कि एक्ट कितने हैं। सेक्शंस में हर किसी का टोटल थोड़ी ना करने बैठे हुए यहाँ पे, हर किसी एक का अलग सेक्शन तो होता ही है। यही सब आएगा जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये तो आता है, अच्छी बात है, गुड, ओके। इज साइलेंस फ्रॉड? अगर आप चुप रहे हो तो क्या वो फ्रॉड है? because you are hiding material information. रिवील ना करना और हाइड करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। सामने वाले ने पूछी नहीं, आप चुप हो, पूछी नहीं, मे बी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लगता है उसके लिए, इसलिए उसने पूछी नहीं, इसलिए आप चुप हो, राइट। इस केस के अंदर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड अनलेस इट इज द ड्यूटी ऑफ द अदर पार्टी टू स्पीक और रिवील। Silence is not fraud unless it is the duty of the other party to speak or reveal. ठीक है? किसी ने मुझसे लास्ट क्लास में इंश्योरेंस का एग्जाम्पल पूछा था कि अगर इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर मैंने अपनी सारी डिटेल्स नहीं फुल करी, कि मैंने नहीं बताया कि पुरानी ये बीमारियां हैं, डायग्नोज हो चुकी है, मैंने बताया नहीं, क्यों? क्योंकि लेट्स से प्रीमियम कम जाएगा, इसलिए नहीं बताया। आगे जाके ये पता लगता है कि बीमारी थी, क्लेम बड़ा मैंने मांगा, मुझे नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि इट वॉज माई ड्यूटी टू स्पीक एंड रिवील, नॉट हाइड द इंफॉर्मेशन हेयर, राइट। लैंड रिलेटेड, प्रॉपर्टीज रिलेटेड के केस के अंदर भी यू हैव द ड्यूटी टू स्पीक, ठीक है। दूसरा आता है कि अगर आपसे सामने वाली पार्टी खुद पूछ रही है कि क्या इसके अंदर कुछ इसकी ओनरशिप के अंदर कोई डिफेक्ट है, क्या ये गाड़ी फर्स्ट हैंड है, और आप तब चुप हो, तब भी गलत कर रहे हो। जब सामने वाली पार्टी पूछ रही है, इट इज योर ड्यूटी टू स्पीक, राइट। पूछ रही है कि क्या ये फर्स्ट हैंड गाड़ी है या सेकंड हैंड गाड़ी है, तब आप चुप रहो, इट इज ऑल्सो अ फ्रॉड, ठीक है, ओके। अगला लिखो, मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन
फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन में एक ही फर्क है, राइट। मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर देयर इज नो इंटेंशन, गलत हो जाता है क्योंकि आपको भी लगता है कि यही सच था जो आपने बोला, आपको खुद नहीं पता था कि इस पर्टिकुलर एरिया की छत टपकती है, तो आपने वही इंफॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड करी बिकॉज यू हैड दैट ऑनेस्ट बिलीफ दैट दिस इज वॉट यू आर स्पीकिंग इज ट्रू। आपको जो लगा आपने वो सच बोला। तो प्रिंसिपल होगा लीगली ऑब्लिगेबल। प्रिंसिपल कहाँ से आ गया इसमें? नहीं नहीं, अगर एजेंट को पता हाँ, नहीं होगा हाँ, और एजेंट I get it, हाँ। पार्टी को कहा, तो क्या प्रिंसिपल लीगली ऑब्लिगेबल होगी? ब्रोकर ने आप पहले वाले केस के अंदर प्रिंसिपल आपको घर बेच रहा है, उसने हाइड किया डिफेक्ट। दूसरे केस के अंदर लेट्स से प्रिंसिपल ने ब्रोकर को हायर कराया और उसने वो घर बेचा है, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स प्रिंसिपल विल बी लायबल, ब्रोकर साइड हो जाएगा ये बोल के मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है, ओके। अगर ब्रोकर को पता ही नहीं है कि ये घर की छत टपकती है देन हाँ, देन इट इज फ्रॉड। तो ऑफ कोर्स सेम केस कैन बी जज्ड एज कितना अच्छा वकील है, वकील उसी को फ्रॉड बोल सकता है, उसी को मिसरिप्रेजेंटेशन भी प्रूव कर सकता है। ठीक है, ओके। इसके अंदर भी बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन डिफेंडेंट, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन डिफेंडेंट। मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर जनरली जो व्हाट डू वी से, लेट्स से मैंने एक कोरियन टीवी सेट ऑर्डर करा था, राइट। कोरियन टीवी सेट 2-3 ऑर्डर करे थे, सामने वाली पार्टी ने मुझे जापानीज टीवी सेट लाके दे दिए बिकॉज भाषा उनकी सेम ही तरीके से लिखी जाती है, लेट्स से। ठीक है, अब यहाँ पे ये केस दोनों केसेस में जा सकता है। फ्रॉड मैंने गलत करा है, फ्रॉड है, इंटेंशन था गलत करा, फ्रॉड है, मेरी इंटेंशन नहीं थी, मुझे लगा कि ये कोरियन ही है। ठीक है, देन इट इज मिसरिप्रेजेंटेशन। इस केस के अंदर अगर सामने वाली पार्टी मेरे पे केस फाइल करती है, मेरा लॉयर बोल देता है कि ये मिसरिप्रेजेंटेशन था, तो मुझे क्या करना होगा, उसको कोरियन टीवी सेट लाके देने होंगे। ठीक है, मेरे ऊपर कोई पहले वाले केस के अंदर फ्रॉड के अंदर क्रिमिनल लायबिलिटी हो सकती है, हैवी पेनल्टी हो सकती है। मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर हैवी पेनल्टी नहीं होगी, मुझे बस उसको ओरिजिनली जो आस्क था वो देना होगा। ठीक है, पेनल्टी कम लगती है इसके केस के अंदर। लास्ट लिखो मिस्टेक, मिस्टेक, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, दो मिस्टेक हैं। Mistake of law, mistake of fact. Mistake of law is not an excuse. Mistake of law is not an excuse. कि आप 2 व्हीलर पे जा रहे हो बिना हेलमेट के, आपको लगा कि आपको तो पता ही नहीं है मोटर व्हीकल्स एक्ट में क्या लिखा हुआ है, राइट। तो आपने बोला कि मुझे माफ़ कर दो, बट वो माफ़ थोड़ी ना करेंगे। ठीक है, तो मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। आपको पता होना चाहिए अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया, इकोनॉमी, कंट्री के नागरिक हो, बेसिक लॉज पता होने चाहिए। दूसरा मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर आता है बायलेटरल, यूनिलेटरल। बायलेटरल, यूनिलेटरल मिस्टेक। बायलेटरल मिस्टेक है, दोनों पार्टीज के पार्ट पे गड़बड़ है। मैंने कुछ बोला, दूसरी पार्टी कुछ और ही समझ रही है। मैं गाड़ी सेल करूंगी, मैंने भी क्लियरली नहीं बोला, सामने वाली पार्टी ने भी कुछ भी सोच लिया, 3 गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी सेल करूंगी। ठीक है, तो बायलेटरल मिस्टेक इज वॉइड एब इनिशियो, शुरू से ही गलत है। ठीक है, दोनों पार्टीज के पार्ट पे गड़बड़ है, बायलेटरल मिस्टेक। यूनिलेटरल मिस्टेक के अंदर तीनों कैटेगरी आ जाती हैं।
वैलिड होगा, वैलिड तब होगा जब खुद की नेग्लिजेंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ आए। वैलिड होगा जब खुद की नेग्लिजेंस, खुद की नॉन ड्यू डिलिजेंस की वजह से कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ आए। फॉर एग्जाम्पल, बायर और सेलर है, बायर इज सपोज टू हैव कैविएट एम्प्टर क्या होता है? बायर हैज टू बी अवेयर, बायर को देखना है कि पीछे कितना रेट लिखा है, बायर को देखना है कितनी एक्सपायरी, क्या बैच नंबर, क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो सामने लिखित हैं वो सेलर आपको नहीं बताएगा, आपको खुद देखना है अपनी ड्यू डिलिजेंस पे। आपने नहीं देखा, आपके पार्ट पे गड़बड़ है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। ठीक है, आपकी ड्यू डिलिजेंस में गड़बड़ है। अगर यहाँ पे सेलर रिस्ट्रिक्ट करता है बायर को कि आप ये चीज़ें नहीं देख सकते, आप इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, तब सेलर की गलती है। बट अगर सेलर आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है इंस्पेक्शन की, देन बायर हैज़ टू बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, राइट। तो ये ड्यूटी है बायर की टू चेक। तो यहाँ पे अगर बायर ने चेक नहीं करा, ड्यू डिलिजेंस नहीं करी, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। बायर कैन नॉट होल्ड सेलर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है। सेकेंड इज वॉइडेबल। वॉइडेबल में आपका वही आ जाता है ऊपर के सारे पॉइंट्स, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक पार्टी ने गड़बड़ करी है, वॉइड एबल हो गया कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड ab initio हो गया जब आपको नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही डाउटफुल था। इसके अंदर लिख लो, फॉर एग्जाम्पल a blind man signing the contract which he is not supposed to sign. Blind man signing the contract which he is not supposed to sign. तीन चार कॉन्ट्रैक्ट थे उसके आगे, उसको एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना था, बाकी दो पे नहीं करना था, बट उसने गलती से उस पे साइन कर दिया जिस पे उसको नहीं करना था, राइट। तो ये हो गया वॉइड ab initio। वो ये प्रूव कर देगा कि मुझे नहीं पता था कि मैंने किस पे साइन करा है, उसको नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं पता था। ओके, नेक्स्ट हेडिंग, void agreements। void agreements, void agreements कुछ अग्रीमेंट्स हैं जो लॉ ने बोला है आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज void, ये करना ही मत, void हो जाएगा। चाहे आप पूरा डॉक्यूमेंट बना के दोनों पार्टीज रजामंदी में साइन कर लें, void होगा। सोशल अग्रीमेंट्स आर void, यस। और बताओ, डोमेस्टिक सोशल, ओके। और इतना बड़ा एक पड़ा था अभी, माइनर मेजर, राइट। माइनर के साथ भी अग्रीमेंट्स आर void ab initio, शुरू से ही गलत है, राइट। तो void अग्रीमेंट्स का मतलब है दीज अग्रीमेंट्स आर void ab initio, शुरू से ही गलत है, ab initio फ्रॉम द इनिशियल स्टेज। इसके अंदर लिखो नंबर 1, agreements in restraint of agreement in restraint of marriage, agreement in restraint of marriage, दो पार्टी लीगली एज है उनकी शादी करने की, तो आप थर्ड पार्टी हो, आप उन दो पार्टी को रोक नहीं सकते, ठीक है।
यू कैन नॉट मेक अ गर्ल साइन कि तुम इस कम्युनिटी कास्ट के लड़के से कभी ज़िंदगी में शादी नहीं करोगी, साइन करो इस पर। साइन कर भी दिया तो भी वो वॉइड अग्रीमेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड पार्टी एग्रीबल है उस एग्रीमेंट के लिए तो भी वॉइड होगा। यस, दोनों पार्टी एग्री हैं तो भी वॉइड है, ठीक है। वॉइड एब इनिशियो शुरू से उसका आधार ही गलत है, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बनेगा ही नहीं, ठीक। अगर आप ऑफ कोर्स चाइल्ड मैरिज करने से रोक रहे हो तब तो ठीक है, राइट। बट अगर आप दो पार्टीज विच आर एलिजिबल ऑफ एज उनको रोक रहे हो तो दैट इज नॉट वैलिड, दैट इज वॉइड एब इनिशियो। Next, agreement in restraint of trade. Agreement in restraint of trade. Agreement in restraint of trade. ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेड के अंदर ही सब आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका कि आप कहीं पे भी अपना मनचाहा बिजनेस, प्रोफेशन, ट्रेड लीगल कर सकते हो। आप कुछ इलीगल करने से रोक रहे हो, अच्छी बात है। अगर आप लीगल करने से सामने वाली पार्टी को कि तुम कभी भी फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं बनोगे, लिख के दो, इस पर्टिकुलर कंपनीज बिग फोर में नहीं लिखो बनोगे, लिख के दो, गलत है, वॉइड अग्रीमेंट है, शुरू से ही गलत, राइट। यू कैन नॉट स्टॉप समबडी फ्रॉम कैरिंग ऑन सम पर्टिकुलर बिजनेस कि तुम पर्टिकुलर ये मैं बिजनेस कर रही हूँ, लेट्स से डस्टर बनाने का बिजनेस कर रही हूँ, तुम कभी डस्टर नहीं बनाओगे जिंदगी में, ठीक। उसने साइन करवा, मैंने साइन कराया, दैट इज वॉइड अग्रीमेंट। बता रही हूँ, बोलो, पीछे हाथ खड़ा हुआ था। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस लाइक अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में हो, अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में हो, अगर आप ऑलरेडी किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो, तब आप कॉम्पीटिंग बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। मैम मोनोपोली के लिए दूसरी कंपनी, अगर दो कंपनी दो अलग मार्केट में हैं और एक दूसरे से साइन कर ले, एग्रीमेंट साइन कर ले कि दोनों एक दूसरे के मार्केट में नहीं आएगी, तो क्या लीगली वो एग्रीमेंट? हाँ, ठीक है। कार्टल्स बनाते हैं लोग कि आप अग्री करोगे कि हम इतने पे ही सप्लाई करेंगे, इतने में ही प्राइस सेट कर देते हैं, वो ओके है। बट आप किसी को मना कर दोगे कि आप आओगे ही नहीं, इस पर्टिकुलर कार्टल का मेंबर ही नहीं बनोगे, वो गलत है। लेकिन अगर उसमें कोई वो भी है, एक्सचेंज भी है उसके बदले, तो क्या है, दोबारा बोलो। अगर रिटर्न में कुछ उसे मिल रहा हो तो, जैसे अगर वो उस नहीं, कार्टल नहीं, कि तुम कभी बिजनेस नहीं करोगे ये वाला पर्टिकुलर डस्टर बनाने का, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, इनवैलिड है, वॉइड है। नॉन कॉम्पिटिटिव बिजनेस, आप पार्टनर हो, आप डस्टर बनाते हो, आप पर्टिकुलर कैमलिन में हो, आप डस्टर ही नहीं, आप मार्कर भी बनाते हो। ब्लैकलिस्ट कर दे किसी कंपनी को, कौन ब्लैकलिस्ट कर दे? कार्टल जो उसे मोनोपोलाइज करता मार्केट को, अगर वो किसी को ब्लैकलिस्ट कर दे तो करते हैं। तो क्या वो ब्लैकलिस्ट लीगली बाइंड होगी? लीगली तो ये कार्टल भी नहीं होता कि आपने लीगली कार्टल बनाया है, इट इज़ जस्ट कि आप ठेले वाले सारे साथ में हो कि सब 20 रुपए के टमाटर ही बेचेंगे, कार्टल बन गया। अब लिखित में थोड़ी ना हुआ ये। वैसे ऑयल कंपनीज हैं, ऑयल नेशंस हैं, राइट, ओपेक कंट्रीज हैं, उन्होंने आपस में अपना कार्टल बना लिया कि हम इतने में ही, इवन वो सप्लाई को भी फ्लक्चुएट करते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जब जितना प्रॉफिट उन्होंने करना है। अब यूएस है, अब वो गैस शेल टेक्नोलॉजी से अपना गैस बनाता है, कॉम्पिटिटर है, अब अगर वो उसमें घुसना चाहे उसको मना कर सकते हैं वो, राइट, ओके। कंपटीशन क्या पूछा था? नॉन कॉम्पिटिंग एग्रीमेंट किस सेंस में बोल रहे हो कि आपने ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो सेम, उसको आपने बोला कि compete मत करो? दोनों केस हो गए, सेम एग्जिस्टिंग वाले को भी और न्यू को भी, दोनों के केस में क्या ट्रीट करेंगे? अगर कोई न्यू एंट्रेंट आता है
और वो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, सिर्फ उन्हीं के पास है, ऑफ कोर्स उन्हें कुछ पेमेंट करके उसमें पैरेलल लेवल पे आना पड़ेगा। अपना कुछ लेके आता है, सेम बिजनेस करता है, तो कोई मना नहीं कर रहा है। तो वैलिड होगा कि मतलब आप जैसे हम कर रहे वैलिड नहीं होगा? नॉन कॉम्पिटिंग अग्रीमेंट तब वैलिड है जब मैं पार्टनर हूँ किसी फर्म की, मैं बाहर जाके सेम टाइप का बिजनेस पार्टनरशिप इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं कर सकती फॉर सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड इन सम स्पेसिफिक लोकेशंस। बाहर जाके मैं कर सकती हूँ। ये एक्सेप्शन बन जाएगा ना? यस। ये चीज़ तो ऑलरेडी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन ही रहता है जब कंपनी रजिस्टर करते हैं। एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में भी होता है ये, बिल्कुल होता है। तभी तो आप वो एक्सेप्शन है, इसलिए वो वैलिड है, राइट। आप किसी को बाहर जाके, अब मान लो ये पार्टनर है मेरी फर्म का, मैंने इसको बोला कि आप कभी ज़िंदगी में पार्टनरशिप छोड़ के अगर जाओगे, कभी ज़िंदगी में, या फिर 50 साल तक, मान लो इसकी एज है लेट्स से कितनी 20 एज है, मैं बोलूँगी कि आप छोड़ने के 50 साल तक ये टाइप का बिजनेस नहीं करोगे, नॉट अ वैलिड रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि 5 इयर्स तक आप ये कॉम्पीटिंग बिजनेस नहीं करोगे इन पर्टिकुलर एरियाज में जहाँ पे भी हम हैं, उसके बाहर आप कर सकते हो। रीजनेबल टाइम हर किसी के ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बिजनेस फास्ट ट्रेंडी है, राइट, जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, तो कम टाइम पीरियड होगा रीजनेबल टाइम। बहुत लंबे टाइम तक सेम ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर टूल्स वगैरह की कोई कंपनी है, तो उसके लिए जो थोड़ा ज़्यादा टाइम पीरियड भी वैलिड रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। अगर मैं किसी कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ उनके फाइन फूड बनाने के लिए, और फिर मैं उनको रिस्ट्रिक्ट करता हूँ कि आप इनका एक्सपोर्ट नहीं करोगे, तो इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस तो लगा सकता हूँ। हाँ, If both parties agree on something which is void, then how does the law gets to know about it that was created? कि मैंने आपको रोक दिया कि आप ये पर्टिकुलर बिजनेस कभी नहीं करोगे, राइट, ये अभी तक अग्रीमेंट है क्योंकि हमने इसको लीगल टर्म्स में नहीं करा है। मैं लीगल टर्म्स में करने के लिए गई, तो लॉ ही मुझे मना कर देगा कि ये टाइप की रिस्ट्रिक्शन तो वैलिड ही नहीं है, या आप शुरुआत से ही गलत कर रहे हो, तो वो साइन ही नहीं करके देगा उसके अंदर। Like in case of the marriage, how will law get to know about it? सी अनऑफिशियली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो कुछ भी होता ही है, राइट। आपने खाली पेपर पे साइन करवा लिया दोनों पार्टी से, लड़की से या फिर लड़के से, किसी से भी साइन करा लिया कि तुम दोनों आपस में शादी कभी नहीं करोगे, साइन करो, कर दिया उन्होंने साइन। बट इन इफेक्ट ये सारी चीज़ें तब आती हैं जब ये टूटे। अब उन दोनों ने कर ली शादी, फिर क्या, फिर कौन गलत है, राइट। फिर वो लीगल केस में जाएंगे, फिर सारी प्रोसीडिंग्स होंगी, तब लॉ बोलेगा कि ये तो शुरू से ही गलत था। मैम इनको एग्जीक्यूट करवाने के लिए कोई लॉ नहीं है, सबसे बड़ा ये रीजन है। एग्जैक्टली आप किसी को क्या हो रहा है, कहाँ पे कोई कुछ आवाज़ नहीं उठा रहा है, तो पता भी नहीं लगेगा, राइट। चाइल्ड मैरिज भी हो रही है तो हो रही है, नहीं बोल रहा है कोई कुछ, ठीक है। ओके, एक्सेप्शन के अंदर लिख लो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस like not carrying on competing business, for a specific time period, and specified local limits to a leaving partner / employee is valid. ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस टू द पर्सन हु इज लिविंग इज वैलिड। ठीक, अगला पॉइंट, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स।
तीसरा है ये अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके साथ इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा कि हम 5 साल तक एक दूसरे के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पार्टनर्स रहेंगे, 5 साल। फिर मैंने एक और टर्म ऐड कर दी अग्रीमेंट के अंदर दैट शुरू के 3 साल तक चाहे मैं कुछ भी करूं आप मेरे ऊपर केस फाइल नहीं करोगे, शुरू के 3 साल तक मैं कुछ भी करूं आप मेरे ऊपर केस फाइल नहीं करोगे, तो आई एम रिस्ट्रिक्टिंग हिज लीगल राइट। तो दिस टाइप ऑफ टर्म एंड कंडीशन इज नॉट अ वैलिड टर्म इन द अग्रीमेंट, हेंस पूरा अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, आई कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट समबडी फ्रॉम कैरिंग ऑन एनी लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द अदर पार्टी। ओके, लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, समझ गए। अगला वेजरिंग अग्रीमेंट। वेजरिंग अग्रीमेंट, वेजरिंग अग्रीमेंट, वेजर क्या होता है? बेट, बेट, ठीक है, बेटिंग करना, बेट करना। क्या? बेट, बेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, मॉनिटरी गेन और लॉस, अनसर्टेनिटी, दोनों पार्टी का इक्वली लाइकली चांस है टू विन एंड लूज। ठीक है, दोनों पार्टी का इक्वली लाइकली चांस है टू विन एंड लूज। अब मैंने वेदर फोरकास्ट देख के बोला कि बारिश होएगी, अगले आज एक हफ्ते के अंदर अंदर बारिश होगी, वेदर फोरकास्ट देख के, तो बायस्ड हो गया। ठीक है, यस। इसके अंदर क्या हो गया? अब हाउ इज वेजर डिफरेंट फ्रॉम इंश्योरेंस? इंश्योरेंस में भी अनलाइकली होता है, फ्यूचर इवेंट है जो कि अनलाइकली है, राइट, मनी इज इन्वॉल्व्ड। तो यहाँ पे क्या डिफरेंट है वेजर और इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर? द ओनली डिफरेंस इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट। वेजर के अंदर योर ओनली इंटरेस्ट इज गेनिंग द मनी या फिर वॉट एवर इज दैट स्टेक। इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट, आप घर बचा रहे हो, घर इज योर मेन इंटरेस्ट, मेन फोकस। बेट के अंदर बारिश होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, बारिश होने ना होने से पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा उससे फर्क पड़ता है। इंश्योरेंस के अंदर घर से फर्क पड़ता है, घर जले टूटे या डिस्ट्रॉय हो उससे फर्क पड़ता है अगर आपने होम इंश्योरेंस कराया तो, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। ठीक है, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बारिश इज ऑफ नो इंटरेस्ट टू यू, राइट, ओनली इंटरेस्ट इज मनी अराइजिंग आउट ऑफ बारिश का होना ना होना। इंश्योरेंस के अंदर प्रॉपर्टी या फिर लाइफ या फिर व्हीकल जिसका भी आपने इंश्योरेंस करा हुआ है उसमें आपका मेन इंटरेस्ट है, उसको प्रोटेक्ट करने का आपका मेन इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट, अदरवाइज दोनों ही फ्यूचर इवेंट पे डिपेंडेंट है, विच मे हैपन विच मे नॉट हैपन, इक्वली लाइकली चांसेस हैं होने ना होने के। ठीक है, मनी इज ऑल्सो देयर। ओके, इसके अंदर लिख लो पजल्स गेम्स, पजल्स गेम्स, क्रॉसवर्ड्स, गेम ऑफ स्किल are not wager, are not wager, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गेनिंग लूजिंग डिपेंड्स अपॉन द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व्ड। ठीक है, चांस एलिमेंट नहीं है यहाँ पे स्किल एलिमेंट, एक्सपर्टीज एलिमेंट, नॉलेज एलिमेंट ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, If monetary
मतलब Just because it's a social issue, like it's not insurable interest important, but monetary interest is not, because it's just about money. That's हाँ, दिस इज मेनली जस्ट अबाउट मनी या फिर वॉट एवर प्रॉपर्टी एट स्टेक. प्रॉपर्टी एट स्टेक मतलब कि अगर बारिश हुई तो ये फ़ोन तेरा, तो सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है, बारिश में इंटरेस्ट नहीं है. बट इधर वही एग्रीमेंट है, एक्सेप्शन बताया ना बड़े एग्रीमेंट. हाँ, वेजरिंग एग्रीमेंट इज वैलिड. वेजरिंग एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड. ये सारे हम यहीं पे कर रहे हैं, वॉइड अग्रीमेंट्स के अंदर ही है. वेजरिंग एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड, वॉइड, एब इनिशियो, या फिर इवन इलीगल इन सम स्टेट्स. गेम ऑफ स्किल आजकल व्हाट आई फील इज कि ये जो भी आपकी गैम्बलिंग और ये सब एप्स चल रही हैं, दे आर सेलिंग. क्या राइट, ओनली द सेलिंग पॉइंट इज ओनली कि वो बोलते हैं खेलो दिमाग से, खेलो खेलो दिमाग से. राइट, दे आर प्रूविंग इट टू बी अ गेम ऑफ स्किल व्हेन इवन इफ इट इज रिग्ड. राइट, तो इसके रिगार्डिंग प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आने की ज़रूरत है. राइट, इज इट एक्चुअली रिग्ड, या फिर पीछे से ही आप, एक तो आपका कंप्यूटर खेल रहा है या फिर और जो भी उसके पीछे प्रोग्रामर्स हैं वो खेल रहे हैं, एंड एक आप हो. राइट, हु कैन विन, इक्वली लाइकली चांस है क्या? राइट, ग्रे एरिया है, रिक्वायर्स प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस. वो बेचते ही अपने आप को ये बोल के हैं कि इट इज़ अ गेम ऑफ स्किल, when it actually, in my opinion, is not. So, for example, betting on a horse in a horse race is wagering. Betting on a horse in a horse race up to 500 rupees is wagering. So that's Yes. उसके ऊपर है तो आप बोलते हो कि आप जॉकी और घोड़े का पास रिकॉर्ड देख के उस पर बैटिंग कर रहे हो. 500 रुपये तक कोई भी कहीं भी बैटिंग कर सकता है बिना सोचे समझे. ये बोला जाता है इसके अंदर कि 500 रुपये तक अगर आप बैटिंग कर रहे हो हॉर्स रेसिंग पे तो दैट इज अ वेजर. पुराना एक्ट है, 500 ही है. ऑफ कोर्स इसको बढ़ाने की ज़रूरत है. राइट, उससे ऊपर अगर आप बैटिंग करते हो हॉर्स रेसिंग पे, दैट इज कंसिडर्ड एज कि आप सोच समझ के कर रहे हो, जॉकी एंड हॉर्स पे पास्ट रिकॉर्ड देख के कर रहे हो. नाउ दैट इज अ गेम ऑफ स्किल. ठीक है. अब गोवा, दमन दीव, इन सब जगह पे कसिनोज हैं. राइट, हाँ, पानी में है, लैंड में नहीं है, दैट इज़ वैलिड. राइट, और अगर आप लैंड पे कुछ करते हो, लेट्स से दिल्ली में कसिनो में कुछ बेटिंग करके आते हो, लूज कर जाते हो, तो देयर इज़ नो लॉ विच कैन प्रोटेक्ट यू. आपकी गलती है, आपने जो भी करा. सामने वाली पार्टी आपको पीट के पैसा लेके जाए या जो भी करके. ठीक है, समझ गए. ऑल्सो दिस लॉटरी गैम्बलिंग इज अ स्टेट इशू. हर स्टेट डिफाइन करता है कि लॉटरी, गैम्बलिंग या फिर जो टिकट्स, लॉटरी टिकट्स वगैरह मिलती हैं कि वो वैलिड है या नहीं है. हाँ, गुजरात एंड महाराष्ट्र के अंदर वेजरिंग इज कंसिडर्ड एज इलीगल. कि अगर आप करते हुए पकड़े गए तो इलीगल बोल दिया जाएगा, जेल हो सकती है, पेनल्टी हो जाएगी. कर क्यों रहे थे, किससे कर रहे थे, कौन है जो करवा रहा था, सब पार्टीज को पकड़ा जाएगा. Even these acts are under the PASA Act, Prevention of Anti-Social Activities in Gujarat. ओके, ठीक है. वेजरिंग ओके, डन. ओके, वेजर डन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पे आते हैं. डन. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इसके बीच में कासी कॉन्ट्रैक्ट था. कासी कॉन्ट्रैक्ट हमने जब कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन थी तब करा था. व्हाट इज कासी कॉन्ट्रैक्ट? काजी कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स. आपको कहीं पे वॉलेट पड़ा हुआ दिखा, आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं, आप छोड़ सकते हो उसको वैसे ही.
आप उसमें से पैसे निकाल के पॉकेट में डाल सकते हो, अनएथिकल वे करना नहीं चाहिए। तीसरा, आपने उस वॉलेट को उठाया, उसके अंदर देखा कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो आपने पॉकेट में डाला और ये सोच के कि आप इसके ट्रू ओनर को फाइंड करके उसको वॉलेट वापस करोगे। अगर आपने ये सोच लिया है, देन कासी कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स, रेगुलेशंस, ऑब्लिगेशंस आपके ऊपर अप्लाई होंगे। आपको कुछ राइट्स मिलेंगे, आपकी कुछ ड्यूटीज़ होंगी। ठीक है, राइट क्या होगा कि आपको जो भी उसको ट्रू ओनर को फाइंड करने का खर्चा हो, अप टू 1/3 ऑफ दैट कॉस्ट, आपको वो रिकवर हो सकता है। राइट, मान लो पेरिशेबल गुड्स थे, आपने उसको रेफ्रिजरेट करा, आपने उस पर खर्चा करा, आपने ट्रू ओनर को फाइंड करने में खर्चा करा, तो आपको रीइंबर्स हो सकता है अप टू 1/3 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स। ठीक है, अब गुड छोटा सा है और आप उस पर खर्चे पे खर्चे करे जा रहे हो, फ्लाइट की टिकटें बुक करके जा रहे हो ट्रू ओनर फाइंड करने में, तो सारा खर्चा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज कासी। करना चाहिए, इसलिए बनाया गया है कि आपको कुछ राइट्स मिलेंगे और आपकी फिर कुछ ड्यूटीज़ भी होंगी कि आप उसको यूज़ नहीं करोगे अपने गुड्स की तरह। हाँ, तो क्या पता कुछ डायमंड खो गया हो किसी का। मैम ये जो प्रोविजन है वो मेनली मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ड्राफ्ट करेंगे, ताकि जो सेक्शन 405, 403, 406 जो इंडियन पीनल कोड में दे रखे हैं, वो भी इसकी बात करते हैं कि कब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, कब मिसएप्रोप्रिएशन होगा, तो उसी को लेकर बनाएंगे। ओके, जब हमको 1816 बनाता था, 1822 बनाता था, उसको लेकर के फिर हमको पेटिशन। ओके, ओके, अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट सही बने हैं, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट गलत बने हैं, कौन सी पार्टीज हैं, सब कुछ हो गया। आप डिस्चार्ज कैसे करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। बाय परफॉर्मेंस, बाय परफॉर्मेंस, बाय म्यूचुअल कंसेंट, by impossibility, lapse of time, operation of law, and by breach. नंबर 1, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब है परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब पार्टीज ने, दोनों पार्टी ने अपना अपना पार्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ठीक है, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, एक पार्टी अटेम्प्ट करे जा रही है, आपके घर पे डिलीवर कर रही है गुड्स, आप नहीं हो, फिर आपने अलग टाइम दिया, आप फिर नहीं हो, फिर आपने अलग टाइम दिया, फिर नहीं हो, तो सामने वाली पार्टी बोलेगी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज करो, हमें आपको डिलीवर ही नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट के अंदर कुछ चीजें आती हैं लाइक नोवेशन, नया कॉन्ट्रैक्ट बना देना पुराने वाले को खारिज करके, नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया, पुराना वाला स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड। ठीक है, ऑल्टरेशन, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस आपने इंपॉर्टेंट ऑल्टर कर दिए, राइट, पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड। नेक्स्ट, दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली अग्री करा, रिसेशन, RESCISSION, दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली अग्री करा कि हमें कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, एक दोनों के हम दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड। ठीक है, रेमिशन, एक्सेप्टिंग लेस देन व्हाट वाज ड्यू, 5,000 ड्यू थे, आपने बोला कि चलो 1,000 रुपये में डीलिंग खत्म करते हैं, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को तो आपने डिस्चार्ज कर दिया, नया बनाया 1,000 रुपये के साथ। ठीक है,
तो ये सारी 4 चीज़ों की वजह से म्यूचुअली पार्टीज अग्री कर रही हैं कि पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज। नोवेशन नया बना दिया, ऑल्ट्रेशन टर्म्स चेंज कर दी। रिसेशन दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली अग्री करा कि हमें कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं करना है। एंड रेमिशन अग्रीइंग लेस दैन व्हाट वाज अग्रीइंग फॉर पेमेंट ऑफ व्हाट लेस दैन व्हाट वाज ड्यू। ठीक है, ड्यू 5,000 था, आपने अग्री 1,000 में कर लिया। नेक्स्ट, इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी या फिर इलीगैलिटी। इम्पॉसिबिलिटी या फिर इलीगैलिटी, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, विंटेज पेंटिंग आ रही थी डूब गई, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, राइट। पर्सनल टाइप का कॉन्ट्रैक्ट था दोनों पार्टीज के बीच, एक पार्टी की डेथ हो गई, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था, पार्टी की डेथ हो गई, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, 2 पार्टीज एक डेथ, पुराना कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। ठीक है। चेंज ऑफ लॉ, लॉ ही चेंज हो गया। पहले जो ओके था ओवर द काउंटर मेडिसिन को सेल करना, अब वो ओके नहीं है। ठीक है, तो आपने फार्मेसी के साथ जिसके साथ डीलिंग करी हुई थी कि आप हर महीने मुझे ये घर पे पहुंचा देना, उसमें से कुछ अगर दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि आप अब ओवर द काउंटर नहीं ले सकते, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट विद द केमिस्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड। आउटब्रेक ऑफ वॉर, वॉर हो गया, जिस कंट्री के साथ वॉर है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड। ठीक है। लैप्स ऑफ टाइम, टाइम ही खत्म हो गया। ऑफर वॉज वैलिड टिल लेट्स से 1 वीक। ठीक है, 1 वीक खत्म, आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना भी लिया था, 1 वीक का कॉन्ट्रैक्ट था, वीक खत्म, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज्ड। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था हमारे बीच इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, 2 साल खत्म, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज्ड। ठीक है, नया बनाना होगा तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनेगा न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस पे या सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे, दैट डिपेंड्स अपॉन द पार्टीज। पुराना वाला स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड। ऑपरेशन ऑफ लॉ, मर्जर, अगर 2 कंपनीज मर्ज हो गई हैं, राइट, ए एंड बी हैव मर्ज्ड इनटू सी, तो अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी का बनेगा वो ए या फिर बी के साथ नहीं बनेगा, वो सी के साथ बनेगा। तो ए और बी के पुराने कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी क्लाइंट के साथ चल रहे हैं, दे विल स्टैंड डिस्चार्ज्ड एंड नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा विद सी एज द मेन पार्टी विद द क्लाइंट। ड्यूटी किसकी होगी नई कॉन्ट्रैक्ट बनाने? मर्ज्ड एंटिटी की, सी। मतलब सेकंड पार्टी की ड्यूटी नहीं है कि उसे नया कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब ये टेक ओवर अगर हुआ है, ठीक है, ए हैज टेकन ओवर बी, तो ए की ड्यूटी है। ठीक है, टेक ओवर क्या होता है? ठीक है, मर्जर क्या होता है? ठीक है, जॉइंट वेंचर क्या होता है? ओके, तो इन पार्टीज की ड्यूटी है टू मेक न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद द अदर पार्टीज, क्लाइंट्स। ठीक है, हाँ क्या? एक्विजिशन टेक ओवर, हॉस्टाइल टेक ओवर है या फ्रेंडली टेक ओवर है वो डिपेंड करेगा। एक्वायर करा है, ए ने एक्वायर कर लिया बी को, ए बन गई एंटिटी। ठीक है, लास्ट, कॉन्ट्रैक्ट बाय ब्रीच, ब्रीच, एक्चुअल ब्रीच, एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच क्या हो गया? एक्चुअल ब्रीच हो गया कि लेट्स से हम दोनों ने अग्री करा था टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर 1 मंथ, लेट्स से ऑफ 20th of April। 20 अप्रैल आ गया, तब हम में से कोई एक पार्टी अटेम्प्ट नहीं कर रही है, परफॉर्म नहीं कर रही है, तो दैट इज एक्चुअल ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच है कि उसने आज ही, हम दोनों ने जो डीलिंग करी थी लेट्स से टू फॉर दिस मोबाइल फ़ोन, उसने आज ही वो किसी और को बेच दिया,
तो अब अज्यूम मैं कर रही हूँ कि अब क्योंकि वो मोबाइल फ़ोन इसने किसी और को बेच दिया है तो 20 अप्रैल को वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा, राइट। एक्चुअल ब्रीच होता है ऑन द डे ऑफ परफॉर्मेंस, एंटिसिपेटरी होता है बिफोर परफॉर्मेंस। ओके डन, इसमें कोई डाउट है पूछ लो। ठीक, लास्ट थिंग, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच तो हो गया है एक्चुअल या फिर एंटिसिपेटरी, रेमेडीज क्या होंगी टू द सफरिंग पार्टी, राइट। नंबर 1 डैमेजेस। डैमेजेस क्या होता है? कॉम्पेंसेशन यू गेट, कॉम्पेंसेशन द सफरिंग पार्टी गेट फॉर द अदर्स नॉन परफॉर्मेंस, राइट। अब डैमेजेस के भी टाइप्स हैं, एक बार वो रीड कर लेना व्हाट द टाइप्स आर। ऑर्डिनरी डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, एग्जेम्पलरी या फिर विंडिक्टिव डैमेजेस एंड नॉमिनल डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस आर लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस, राइट। हम दोनों ने डील करी थी, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, इसने मुझे बोला था कि मेरी कंपनी के स्पेसिफिक एक सॉफ्टवेयर बनाओ। मैंने बोला 2 लाख रुपए, उसने बोला ओके। जब मैंने सॉफ्टवेयर बना दिया उसने बोला मुझे नहीं चाहिए, मैं उसको मार्केट में बेचने गई, वो बिका लेट्स से 50,000 रुपये का, तो 1.5 लाख इज द ऑर्डिनरी डैमेज दैट आई कैन क्लेम फ्रॉम हिम, ठीक है, राइट। स्पेशल डैमेजेस आर कि मैंने उसको पहले से ही डिस्क्लेमर दिया है, लेट्स से दैट पार्टी हैज़ आस्क्ड मी कि अगर आप ये टाइमली डिलीवर नहीं करते हो तो मेरा आगे जो फ्यूचर क्लाइंट है उससे जो मुझे प्रॉफिट होगा उससे मुझे इतना लॉस हो जाएगा। अगर आपने मुझे टाइमली गोल्ड बार्स नहीं दिए तो मैं उसकी ज्वेलरी नहीं बना पाऊंगी, ज्वेलरी नहीं बना पाऊंगी तो मैं आगे अपने क्लाइंट को नहीं दे पाऊंगी, क्लाइंट को नहीं दे पाऊंगी तो मेरा इतना मार्जिन का लॉस हो जाएगा, ठीक है। स्पेशल डैमेजेस अकाउंट फॉर द लॉसेस ऑल्सो, ठीक है, प्रोवाइडेड आई हैव गिवन द एप्रोप्रिएट डिस्क्लेमर कि अगर आपने टाइमली डिलीवरी नहीं करी तो इतना मुझे नुकसान होगा, ये मुझे पहले ही बताना है, अदरवाइज वो ऑर्डिनरी डैमेज के अंदर आ जाएगा। मुझे लॉस पहले ही बता देना है फॉर इट टू कम अंडर स्पेशल डैमेजेस। एग्जेम्पलरी विंडिक्टिव डैमेज आर दी इमोशनल डैमेज, ठीक है, कितना आपको मेंटली इमोशनली डैमेज हुआ है उसके हिसाब से आपको उतना डैमेज का अमाउंट मिलता है। नॉमिनल डैमेजेस आर छोटा मोटा डैमेज, नॉमिनल ऑर्डिनरी, राइट, कि ज़्यादा इसमें अमाउंट नहीं है। अब मैंने 2 लाख का अग्री करा था इसके साथ, 1,90,000 का बिक गया सॉफ्टवेयर, गॉट इट, ओके। सेकेंड रेमेडी इज रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देना, राइट, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। आपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करा, डिस्चार्ज करा एंड देन डैमेजेस के लिए स्यू करा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करा एंड डैमेजेस के लिए स्यू करा। तीसरा, सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। Not related to quantum physics. Quantum merit is according to the work done. According to the work done. Quantum merit. जितना काम हुआ है आप उतने की पेमेंट करोगे, ठीक है। कोई स्पेशली आपके लिए कोई लेट्स से कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम है, कंस्ट्रक्शन जितनी हो गई है उतना तो पेमेंट आप करोगे कॉन्ट्रैक्टर्स को, ठीक है। क्वांटम जितना क्वांटिटी ऑफ वर्क डन है, मेरिट जितना काम हो गया है उतना आप पैसा दोगे।
तो सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, मैंने इतना काम कर दिया, मुझे 0 पेमेंट है, मुझे पैसा दो, मैंने केस फाइल करा। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, मैं बोल रही हूँ कि जो पहले अग्रीड था आप वही करके दो। इधर आ जाओ, राइट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है मॉनिटरी कॉम्पेंसेशन से मुझे फ़ायदा नहीं है कुछ, जो हमने प्रीवियसली अग्री किया था आप वही काम मुझे करके दो, ठीक है। तो जो ओरिजिनली अग्री था, आई विल रिक्वेस्ट द कोर्ट कि मुझे इससे कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए इस पार्टी से, आस्क दैट पार्टी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट फॉर मी, ठीक है। लास्ट, सूट फॉर इंजंक्शन, इंजंक्शन होता है किसी को रोकना कुछ चीज़ करने के लिए, ठीक है। जैसे कि लेट्स से आपकी बुक्स में एग्जांपल दिया हुआ है दैट किसी मैंने सिंगर को हायर करा है और उसको बोला है कि आप सेम टाइप की परफॉर्मेंस कहीं और जाके नहीं करोगे, सूट फॉर इंजंक्शन, नहीं करोगे, राइट। वो कर रहा है तो कोर्ट बोलेगा कि नहीं, अग्री किया था आपने कि आप ऐसा नहीं करोगे तो आप नहीं करोगे, सूट फॉर इंजंक्शन। एनी डाउट? ठीक है, तो यहाँ पे आपका बेसिक वाला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म है। स्पेशल वाला जिसमें 3 एक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, बेलमेंट प्लेज एंड इंश्योरेंस गारंटी, ये हम अगले क्लास पे करेंगे। इंडेमनिटी गारंटी ये हम अगली क्लास पे करेंगे, ठीक है। डन।